हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वराज आपकी इंग्लिश मेंटर। आज हम करेंगे क्लास 12th की फोर्थ पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय जॉन कीट्स, वन ऑफ द ग्रेट रोमांटिक राइटर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। पोएम को शुरू करने से पहले मैं कुछ पूछना चाहूंगी। हाउ डू यू फील व्हेन यू सी सच थिंग्स अराउंड यू? इन तस्वीरों को देखिए और बताइए कि आपको कैसा फील होता है जब आपके इर्द गिर्द ऐसी चीजें होती है। डू दीज थिंग्स प्लीज योर माइंड, सोल एंड हार्ट? एंड वट डू यू फील व्हेन यू सी दीज थिंग्स अराउंड यू? आपको कैसा फील होता है जब ऐसा माहौल, ऐसी सिचुएशन आपके सामने होती है? क्या ऐसी चीजें भी आपको प्लीज करती है, खुश करती है? नो, आई डोंट थिंक सो, because we like the things which are beautiful in shapes, color, form. Actually, we face both type of situation in our life. हमारे जीवन में दोनों ही प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, दोनों ही प्रकार के अनुभव होते हैं, सैड, अनहैप्पी भी और ब्यूटीफुल भी। और दोनों ही प्रकार की चीजें हमारे आसपास होती हैं, भद्दी और सुंदर। Here our opinion becomes very much important. Someone has rightly said, beauty lies in the eyes of beholders. सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। बजाय कि हम अपने जीवन के उदास पहलू को देखें, हमें अपने जीवन के ब्राइटर साइड, पॉजिटिव साइड को देखना चाहिए, जो ज्यादा खूबसूरत होता है। These beautiful things and experiences are enough to motivate us to move on in our life, to get a reason with life. हमारे जीवन की एक खूबसूरती ये काफी है हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देने के लिए, जीवन में एक मकसद ढूंढने के लिए। हमारी आज की कविता ए थिंग ऑफ ब्यूटी हमें यही संदेश देती है। जॉन कीट्स इस कविता के माध्यम से हमें ये कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में अनेकों खूबसूरतियां हैं, प्रकृति में अनेकों खूबसूरतियां हैं जो भगवान ने हमें दी हैं। हमें अपने नजरिए को पॉजिटिव रखना चाहिए, ना कि नेगेटिव एस्पेक्ट को देखना चाहिए। आइए अब सबसे पहले हम कवि के बारे में जानते हैं। जॉन कीट्स was born in 1795 and died in 1821. जॉन कीट्स का जन्म 1795 में हुआ और मृत्यु 1821 में, यानी कि मात्र 26 साल की उम्र में। He was an English romantic poet. वह अंग्रेजी साहित्य के रोमांटिक काल के कवि थे। रोमांटिक पीरियड, अंग्रेजी साहित्य का रोमांटिक काल वो काल है जिसके अंदर कल्पनाओं को, इमेजिनेशन को, प्रकृति के प्रति प्रेम को स्थान दिया गया। Although trained to be a surgeon, Keats decided to devote himself fully to poetry. हालांकि उन्होंने सर्जन बनने की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन फिर उन्होंने पोइट्री को समर्पित होने का निर्णय लिया। He is one of the most popular and the most analyzed poet in English literature. वह अंग्रेजी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध और सबसे एनालाइज किए गए कवियों में से एक हैं, यानी कि उनकी कविताओं का सबसे ज्यादा विश्लेषण किया गया। Keats' poetry is characterized with sensual imagery. Keats की कविताओं में सेंजुअल इमेजरी देखने को मिलती है। सेंजुअल इमेजरी होती है ऐसी कल्पना जो हमारे सेंसेस को अपील करे, हमारे इंद्रियों को अपील करे। He is primarily known for his odes. उन्हें मुख्यतः उनकी ओड्स के लिए जाना जाता है। ओड्स वो कविताएं होती हैं जिनके अंदर एक सब्जेक्ट को एड्रेस करते हुए पूरी कविता लिखी जाती है। Some of his famous odes are Ode to Autumn, Ode to Nightingale, Ode to Grecian Anne, On Looking into Chapman's Homer. ये कुछ उनकी जानी पहचानी ओड्स में से एक हैं। Background of the poem. This poem is an extract of his great poetic work Endymion, based on a Greek legend which tells that a young shepherd by the name of Endymion had a vision of Cynthia, Diana the moon goddess. यह कविता जॉन कीट्स की एक बड़ी काव्य रचना एंडीमियन का एक अंश है, जो एक ग्रीक पुराणी कथा पर आधारित है, जिसके अनुसार एक यंग शेफर्ड जिसका नाम एंडीमियन है, उसे मून गोडेस सिंथिया उर्फ डियाना का सपना आता है। दिस यूथ मेक्स अ रिजोल्यूशन टू गो आफ्टर हर एंड सीक हर, और ये युवा रिजोल्यूशन लेता है कि वो उसे ढूंढेगा। इन दिस क्वेस्ट ही वॉन्डर्स थ्रू द फॉरेस्ट एंड अंडर द सी। इस खोज में वो समुद्र से और जंगलों में से गुजरता है। In the poem, the poet tells us that beautiful things bring immense pleasure and delight. इस कविता में कवि ये बताते हैं कि खूबसूरत चीजें, सुंदर चीजें हमें बहुत ज्यादा आनंद प्रदान करती है।
Furthermore, the poet explains that God's creation, present all around, provide us with plenty of reasons to feel happy. कवि ये भी कहते हैं कि भगवान की बहुत सारी रचनाएं हमारे आसपास हैं जो हमें बहुत सारे कारण देते हैं कि हम जीवन में हमेशा खुश रहें। तो आइए शुरू करते हैं पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज। इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस, but still will keep a bar quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. Here the poet says that a thing of beauty or a beautiful object is a source of an endless joy to us. It gives us a permanent sort of joy. एक सुंदर वस्तु का सौंदर्य हमें एक चिरस्थायी आनंद प्रदान करता है, ऐसा आनंद जो कभी समाप्त न हो। Its loveliness increases. एक सुंदर वस्तु का सौंदर्य हमेशा बढ़ता रहता है। It will never pass into nothingness means it will never fade. ये कभी समाप्त नहीं होगा। But still will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. Here the poet compares a thing of beauty with a bower. Bower means a pleasant shady place under trees or woods. bower का मतलब होता है एक कुंज, एक छायादार स्थान। यहाँ पर कवि सुंदर वस्तु को एक छायादार स्थान से कंपेयर करता है। He says that just as a bower gives us a shady place to relax and sleep with sweet dreams, same way a thing of beauty relaxes and soothes our mind and soul, which in consequence gives us a good health and quiet breathing. जिस प्रकार एक कुंज, एक छायादार स्थान राहगीरों को शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार एक सुंदर वस्तु का सौंदर्य भी हमारे मन और तन को शीतलता देता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है और शांत सांसें प्राप्त होती हैं। Therefore, on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence, of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways made for our searching. Here the poet says that our life is full of despondence, of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways made for our searching. Despondence means gloom and depression. Dearth means shortage. Gloomy means sad and unhappy. Over-darkened ways means wrong ways. Here the poet says that our life is full of gloom, depression and failures. We have faced shortage of good-natured people around us. We have seen so many sad and unhappy days in our life, and we have seen people using wrong methods to move ahead, the methods that tempt us to. कवि कहता है कि हमारे जीवन में हजारों निराशाएं हैं, फेलियर्स हैं, हमारे आसपास अच्छे लोगों की कमियां हैं, और हमने अपने जीवन के अंदर बहुत से उदास और अनहैप्पी दिन देखे हैं और बहुत से लोगों को गलत तरीके अपनाते हुए देखा है, जो तरीके हमें भी आकर्षित करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद देर आर सो मैनी थिंग्स ऑफ ब्यूटी अराउंड अस। द प्रेजेंस ऑफ दोज थिंग्स मेक्स अस हैप्पी। दे गिव अस अ प्लीजेंट फीलिंग एंड दिस वेरी प्लीजेंट फीलिंग हेल्प अस टू बाइंड अस टू दिस अर्थ। यही वो प्लीजेंट सॉर्ट ऑफ फीलिंग है जो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, आने वाला हर दिन, फॉलोइंग डे, आर वी रीडिंग, हम बुन रहे होते हैं ए फ्लारी बैंड, एक फूलों की माला, टू बाइंड अस टू द अर्थ, जो हमें धरती से जोड़े रखती है। कवि कहता है कि इन खूबसूरत चीज़ों की प्रेजेंस की वजह से हमें एक सुखद एहसास होता है, और यही सुखद एहसास हमारी मदद करता है कि हम आने वाले हर दिन एक आशाओं रूपी फूलों की माला, एक डोर बुनते रहते हैं, वो डोर जो हमें इस धरती से बांधे रखती है। Yes, in spite of all, some shapes of beauty moves with the pall from our dark spirits, such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils with the green world they live in. Yes, in spite of all, some shapes of beauty moves with the pall from our dark spirits. Here the poet suggests that no doubt the earth is full of sorrow, suffering, pain. No doubt that our life is full of gloom, failures, depression, dejections. But in spite of all these things, there are innumerous shapes of beauty around us. There are innumerous creation of God that surround us, which lies beauty in it. And all these shapes of beauty
helps in removing sadness and darkness from our dark spirit and soul. कवि कहता है इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे मन के ऊपर उदासी छाई हुई है, हमारे जीवन में अंधकार है, समस्याएं हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे आसपास इतनी सुंदर वस्तुएं हैं, भगवान की बनाई गई इतनी असंख्य चीजें हैं जिनमें सुंदरता निहित है, और ये सभी वस्तुएं ऐसी है जो हमारे मन पे छाई हुई अंधकार और उदासी की चादर को हटा देती है. Here the poet uses word pal. Pal means cover, चादर. Now the poet tries to enlist such things. अब कवि इन वस्तुओं की सूची बनाने की कोशिश करता है. Such the sun, the moon, trees old and young. कवि कहता है ऐसी वस्तुओं में शामिल है सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे, छोटे या बड़े. Sprouting a shady boon for simple sheep. जो यहाँ तक कि छोटे से छोटे जानवर के लिए, जंतु के लिए भी एक ब्लेसिंग है. And such are daffodils. और इसमें फूल भी शामिल है, फूल जैसे कि डैफोडिल्स. विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन. साथ में वो हरी भरी दुनिया जिसमें वो रहते हैं. एंड क्लियर रील्स दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कोवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन. द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स एंड सच टू इज द ग्रेंजर ऑफ द डूम्स. एंड क्लियर रील्स और साफ पानी की छोटी छोटी नदियां या झरने. दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कोवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन. जो गर्म ऋतु में एक कूलिंग कोवर्ट का काम करती है, जो गर्म सीजन में हमें गर्मी से बचाती है और ठंडक प्रदान करती है. द मिड फॉरेस्ट ब्रेक जंगल के बीच में उगने वाली झाड़ियां. रिच विद ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स जो खुशबूदार मस्क रोजे से भरी हुई हैं. एंड सच टू इज द ग्रेंजर ऑफ द डूम्स. और इतनी ही आभा, इतनी ही शान उन लोगों की मृत्यु में भी है जो महान लोग हैं. यहाँ पे कवि ने रील्स, कोवर्ट, ब्रेक, ग्रेंजर, डूम्स जैसे शब्दों का प्रयोग किया है. रील्स का मतलब है स्मॉल स्ट्रीम, कोवर्ट हिडन शेल्टर, ब्रेक बुश, ग्रेंजर ग्लोरी, डूम्स डेथ. वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink. यहाँ पर एक लाइन हम पीछे से जोड़ेंगे. And such too is the grandeur of the dooms. We have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read. कवि कहते हैं कि जितनी सुंदरता भगवान की बनाई अन्य प्राकृतिक रचनाओं में है, उतनी ही सुंदरता उन महान लोगों की मृत्यु में भी है. उतनी ही आभा, उतनी ही ग्रेंजर, उतना ही ग्रेंजर उन महान लोगों की मृत्यु में है जिन्होंने अपना जीवन किसी नोबल कोज के लिए दे दिया. ओ लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड अबाउट देम, अबाउट देयर सैक्रिफाइस, अबाउट देयर ब्रेवरी आर फुल ऑफ ब्यूटी. जितनी भी कहानियां हमने उनकी बहादुरी के बारे में सुनी है वो सुंदरता से भरी हुई हैं. बिकॉज दे कॉन्स्टेंटली चार्म अस, दे कॉन्स्टेंटली इंस्पायर अस टू मूव ऑन द पाथ ऑफ राइटियसनेस. क्योंकि वो लगातार निरंतर हमें प्रेरणा देती है सत्य के मार्ग पर चलने के लिए, सही के मार्ग पर चलने के लिए. In the end, the poet compares a thing of beauty with the heavenly fountain of immortal drink. Immortal drink means nectar, अमृत. अंत में कवि एक सुंदर वस्तु की तुलना स्वर्ग के अमृत के फवारे से करता है. वह कहता है कि जिस प्रकार भगवान स्वर्ग के किनारे से हमारे ऊपर प्रेम रूपी अमृत बरसाता रहता है, उसी प्रकार एक सुंदर वस्तु भी अपना सुकून हम पर बरसाती रहती है. इट इज ट्रू एन एटर्नल सोर्स ऑफ जॉय फॉर अस. यह भी हमारे लिए आनंद का एक सनातन स्रोत है. इट इज अनएंडिंग. ये भी कभी समाप्त नहीं होता है. Thus the poet wants to convey a message through this poem that beauty has my right forms, the beauty in nature, God's creation, and the beauty in human nature, in his outlook. कवि यहाँ एक संदेश देना चाहता है इस कविता के माध्यम से. कवि कहता है कि सुंदरता के अनेकों रूप है. प्रकृति की सुंदरता, that is God's creation, भगवान की रचना, और ब्यूटी इन ह्यूमन नेचर, इंसान के स्वभाव की सुंदरता, उसके नज़रिए की सुंदरता. और दोनों ही सुंदरता बहुत महत्वपूर्ण है. बिकॉज दिस ब्यूटी क्रिएट्स अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट अराउंड अस. क्योंकि ये सुंदरता हमारे इर्द गिर्द एक सकारात्मक माहौल बना देती है. दैट कॉन्स्टेंटली इंस्पायर अस टू लव एंड लिव दिस लाइफ इन अ बेटर वे. जो लगातार हमें निरंतर प्रेरणा देती रहती है इस जीवन को एक सुंदर तरीके से जीने की.
आइए अब देखते हैं कवि ने इस कविता में भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए किस किस पोइटिक डिवाइस का प्रयोग किया है। नंबर 1, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स के अंदर सेम कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट किया जाता है ताकि पोइटिक इफेक्ट इंक्रीज हो। जैसे नोबल नेचर, नोबल नेचर में एन लेटर को कॉन्सोनेंट को रिपीट किया गया, कूलिंग कोवर्ट में सी कॉन्सोनेंट को रिपीट किया गया और बाई डे बैंड में बी कॉन्सोनेंट को रिपीट किया गया। सेकंड डिवाइस है इमेजरी। इस कविता में कवि ने इमेजरी का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है और हम इसको देख सकते हैं। फ्लारी बैंड, शेडी बोन, क्लियर रील्स, डैफोडिल्स इन द ग्रीन वर्ल्ड, ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। जैसे ही हम इन शब्दों को पढ़ते हैं इनकी इमेज हमारी आंखों के सामने आ जाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट डिवाइस है ट्रांसफर्ड एपिथेट। एपिथेट एक्चुअली एडजेक्टिव होते हैं, विशेषण होते हैं। जब हम किसी एक चीज की विशेषता दूसरे शब्द पर ट्रांसफर कर दे उसे ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। जैसे ग्लूमी डेज, डेज ग्लूमी नहीं होते हैं, एक्सपीरियंस ग्लूमी होते हैं, निराशा भरे। दिन सभी एक जैसे होते हैं लेकिन हमारे एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं। यहाँ पे ग्लूमी एडजेक्टिव एक्सपीरियंस के लिए आया था लेकिन वो डेज को ट्रांसफर कर दिया गया। सेम वे ऐसे ही अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन एपिथेट को वेज को ट्रांसफर कर दिया गया है, इसलिए इसे ट्रांसफर्ड एपिथेट कहा जाता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट डिवाइस है ऑक्सीमोरोन। ये हम देख सकते हैं माइटी डेड में। ऑक्सीमोरोन एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें दो कंट्रेरी क्वालिटीज को, दो कंट्रेरी थिंग्स को एक साथ रखा जाता है। जैसे माइटी एंड डेड, डेड है तो माइटी कैसे है और माइटी है तो वो डेड क्यों है। तो ये दोनों अपोजिट चीजें हैं जिनको एक साथ रखा गया है जिससे इंप्रेशन बहुत सुंदर बना। तो हम कह सकते हैं कि इस कविता में कवि ने पोएटिक डिवाइसेस का प्रयोग बहुत सुंदर तरीके से किया है। Students, let's have a look at the theme or the central idea of the poem. A Thing of Beauty is a very beautiful and meaningful poem. यह कविता बहुत ही सुंदर और अर्थपूर्ण है। The poet says that a thing of beauty or a beautiful thing is a source of endless joy. कवि कहते हैं कि एक सुंदर वस्तु अंतहीन आनंद का स्रोत होती है। Its loveliness never fades. इसका सौंदर्य कभी फेड नहीं होता। It provides us peace of mind and good health like a shady power. ये हमें मानसिक शांति और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है एक कुंज की भांति। The earth is full of hatred, greed, suffering and negativity. यह धरती नफरत, लालच, पीड़ा और निगेटिविटी से भरी हुई है। But then there are numerous creations of God like the sun, the moon, the tree, the various animals, the pretty flowers like daffodils, the flowing streams, the forest full of pretty musk rose flowers, the stories of brave soldiers, warriors और the national heroes. फिर भी यहाँ पर भगवान की बनाई असंख्य चीजें हैं जिसमें सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, फूल पौधे, बहते हुए झरने, फूलों से भरे हुए जंगल और यहाँ तक कि महान लोगों की गाथाएं भी शामिल हैं। These are the things of beauty full of positivity. ये सारी सुंदर वस्तुएं पॉजिटिविटी से भरी हुई होती हैं। According to the poet, it is the presence of the things of beauty that inspire us to live, make progress in life and bind us to the earth. कवि के अनुसार ये सारी सुंदर वस्तुएं हमें जीवन जीने के लिए, प्रगति करने के लिए और धरती से जुड़े रहने में मदद करती हैं। They remove all the gloom of life and brighten our soul. ये हमारे जीवन की सारे ग्लूम को हटा देती है, निराशा को हटा देती हैं और हमारी आत्मा को रोशन कर देती हैं। Well, this is time for our textual exercise. Question number 1. List the things of beauty mentioned in the poem. कविता में दी गई सुंदर वस्तुओं की सूची बनाएं। And the answer is, the things of beauty mentioned in the poem are the sun, the moon, the trees, the daffodils, clear rills, musk roses, and the tales of the mighty dead. Question number 2. List the things that cause suffering and pain. दुख और पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तुओं की सूची बनाएं। एंड द आंसर इज द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन आर हेटर्ड, डिसअपॉइंटमेंट, डेथ ऑफ नोबल नेचर एंड अनहेल्दी वेज ऑफ पीपल।
Question number 3. What does the line, therefore are we reading a flowery band to bind us to earth, suggest to you? यह पंक्ति आपको क्या सजेस्ट करती है? And the answer is, the poet says that the earth is full of pains, sufferings, gloom and disappointments. धरती दुख, पीड़ा, निराशाओं से भरी हुई है. It is the presence of the things of beauty that bind us to this earth. धरती पर सुंदर वस्तुओं की उपस्थिति हमें इस धरती से बांधे रखती है. They constantly inspire us to love life. और वे लगातार हमें अपने जीवन से प्रेम करने की प्रेरणा देती हैं. Question number 4. What makes human beings love life in spite of troubles and sufferings? And the answer is, the poet says that no doubt the earth is full of troubles and sufferings. कोई संदेह नहीं कि धरती पर ट्रबल्स हैं, सफरिंग्स हैं. बट स्टिल देयर आर मैनी थिंग्स ऑफ ब्यूटी ऑन दिस अर्थ. लेकिन फिर भी इस धरती पे बहुत सारी सुंदर वस्तुएं हैं, लाइक द सन, द मून, द रिल्स, द फ्लावर्स एटसेट्रा. जैसे सूरज, चांद, नदियाँ और फूल. दीज थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर सोर्स ऑफ एंडलेस जॉय टू ह्यूमन बींग्स. और ये सुंदर वस्तुएं एक चिरस्थायी आनंद का स्रोत हैं. They constantly inspire human beings to love life. ये ह्यूमन बींग्स को लगातार जीवन से प्रेम करने की प्रेरणा देती हैं. Question number 5. Why is the grandeur associated with mighty dead? महान लोगों की मृत्यु के साथ ग्रैंडर कैसे जुड़ा हुआ है? And the answer is, the phrase mighty dead is used for those great people who did great deeds in their lives. फ्रेज माइटी डेड उन महान लोगों के साथ जुड़ा है जिन्होंने अपने जीवन में महान कार्य किए. दे गेव देयर लाइव्स फॉर देयर पीपल. उन्होंने अपनी जिंदगियां अपने लोगों के लिए दे दी. देयर टेल्स आर ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अदर्स. उनकी कहानियां दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं. एंड हेंस अ सोर्स ऑफ एंडलेस जॉय. और इसीलिए वो एक चिरस्थायी और कभी समाप्त न होने वाले आनंद का स्रोत हैं. दिस इज द ग्रैंडर एसोसिएटेड विद देम. यही ग्रैंडर उनके साथ जुड़ा है. ग्रैंडर मैंने आभा. क्वेश्चन नंबर 6. डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट्स और डू दे मेक ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस? क्या सुंदर वस्तुएं हमारे ऊपर क्षणिक प्रभाव डालती है या एक लंबे समय तक रहने वाला प्रभाव? एंड द आंसर इज, A thing of beauty have an everlasting impression on us. एक सुंदर वस्तु का प्रभाव हमारे ऊपर लंबे समय तक रहता है. Whether we experience it for a short time or for a long period. चाहे हम इसका अनुभव थोड़े समय के लिए करें या लंबे समय के लिए. Whenever we recall the experience, हम जब भी उस अनुभव को याद करते हैं, it always gives pleasure and joy to our soul. ये हमेशा हमारी आत्मा को आनंद देता है. Question number 7. What image does the poet use to describe the beautiful bounty of the earth? कवि धरती के सौंदर्य के भंडार का वर्णन करने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग करता है? And the answer is, the poet uses the image of heavenly fountain of immortal drink to describe the beautiful bounty of the earth. कवि इस धरती के सौंदर्य के भंडार का वर्णन करने के लिए स्वर्ग के अमृत के फव्वारे का प्रतीक प्रयोग करता है. He says that like this immortal fountain, the pleasure given to our senses by a thing of beauty is endless and undecaying. कवि कहते हैं कि अमृत के फव्वारे की भांति एक सुंदर वस्तु के द्वारा हमारी सेंसेस को दिया गया सुख भी चिरस्थायी होता है, वह कभी समाप्त नहीं होता. So students, this is our homework section. Read the extracts given below and answer the questions. Stanza number 1. And such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, or lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from heaven's brink. And the questions are: A. What is the things of beauty mentioned in these lines? इन लाइंस के अंदर कवि ने किस सुंदर वस्तु का जिक्र किया है? बी. हु आर द माइटी डेड? माइटी डेड कौन है? हाउ डू वी नो अबाउट देम?
हमें उनके बारे में पता कैसे चलता है? सी. What images does the poet use to convey that beauty is everlasting? कौन सी इमेज से हमें पता चलता है कि ब्यूटी भी एवरलास्टिंग है? डी. Write the words from the extracts which mean stories, magnificence. इस एक्सट्रैक्ट में से स्टोरीज और मैग्निफिशेंस के सिनोनिम्स ढूंढिए, समान अर्थ वाले शब्द ढूंढिए। स्टैंजा नंबर 2. Therefore on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence, of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways made for our searching. And the questions are, first, what are the flowery bands that bind us to the earth? ऐसे कौन से फ्लारी बैंड्स हैं, मालाएं हैं जो हमें धरती से बांधे रखती हैं? 2. What message do the above lines convey? कौन सा संदेश ये ऊपर दी गई पंक्तियां देती हैं? 3. Why is there an inhuman dearth of noble natures? हमारे सामने अच्छे नेचर के, अच्छे स्वभाव के लोगों की कमी क्यों है? नेक्स्ट, what do you understand by unhealthy and over darkened ways? Unhealthy and over darkened ways से क्या मतलब है, आप क्या समझते हैं? This is your stanza number 3. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. Here are the questions. 1. How does a thing of beauty remain a joy forever? एक सुंदर वस्तु हमेशा के लिए आनंद का स्रोत कैसे होती है? Number 2. Mention any 2 sources of joy which a thing of beauty provides to us. ऐसे आनंद के 2 सोर्सेज के नाम बताएं जो एक थिंग ऑफ ब्यूटी हमें प्रदान करती है। C. Explain never pass into nothingness. इस लाइन को एक्सप्लेन कीजिए। What is meant by bower? bower से आपका क्या तात्पर्य है? bower का यहाँ पर क्या अर्थ है? So students, this was all about the poem. I hope आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। Thank you very much for watching the video.